हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की जो है चैप्टर 2 देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है संघवाद। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। और कैसे पूछा जाता है ये मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहले जान लेते हैं संघवाद है क्या। देखिए, संघवाद को जो है क्या कहते हैं, फेडरलिज्म इंग्लिश में, है ना। तो संघवाद में क्या होता है, जिसमें शक्तियां जो होती हैं वो संविधान द्वारा केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। यानी कि दो शक्तियां हुई, एक केंद्र सरकार और एक क्षेत्रीय सरकार यानी कि राज्य सरकार। और दोनों अपने क्षेत्र के जो है अधिकार का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करते हैं। अब जो है संघवाद को अपनाने वाले देश के थोड़े नाम भी सुन लीजिए। ब्रिटेन हो गया, फ्रांस, जापान, चीन, इटली, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन और भी बहुत सारे देश जो है वो फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। अब थोड़ा हम अंतर के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि संघवाद और एकात्मक सरकार में क्या अंतर होता है ना। संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। तो देखिए, हम समझने का प्रयास करेंगे संघीय सरकार और एकात्मक सरकार। इसमें देखिए, इसमें दोहरी सरकार होती है, यानी कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लेवल की। और एकात्मक में क्या होती है, केवल एकल सरकार होती है, जो या तो क्षेत्रीय सरकार बना सकती है या तो नहीं भी बना सकती। संघवाद में क्या होता है, लिखित संविधान है। क्या है, लिखित संविधान है। और लेकिन एकात्मक में लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी, ठीक है। और अगली बात करेंगे कि जो संघीयवाद है ना, इसमें जो है कठोर संविधान होता है। क्या होता है, कठोर संविधान होता है। और एकात्मक जो है सरकार में कठोर भी हो सकता है और लचीला भी हो सकता है। संघवाद में जो है न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, लेकिन इसमें जो है एकात्मक में न्यायपालिका स्वतंत्र भी हो सकती है और नहीं भी। अब देखिए, अब हम अपने भारत के रेफरेंस में बात करते हैं। देखिए, भारत में जो है ना, संविधान निर्माताओं ने संघात्मक प्रणाली को तो अपनाया है, लेकिन संघात्मक प्रणाली को अपनाते हुए भी केंद्र को प्रांतों से ऊपर वरीयता दी है। तो इस संबंध में जो है अमेरिका की व्यवस्था को अपनाते हुए, क्योंकि अमेरिका में जो है एकात्मक शासन है ना। आप सभी को पता होना चाहिए कि अमेरिका में एकात्मक शासन है, राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियाँ मौजूद हैं, है ना। तो क्या है कि एक अमेरिका का तो जो है व्यवस्था अपनाया है, और लेकिन अमेरिका के व्यवस्था में जो है अपनाते हुए कनाडा की व्यवस्था अपनाया। अब देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं कि भारत में जो है ना एक विशिष्ट संघात्मक प्रणाली को अपनाने के मुख्य कारण जो है वो भारत की अपनी भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में है जो है भौगोलिक अवस्थाएं अलग अलग हैं। ऊपर चले जाइए तो पर्वतीय इलाके ज़्यादा होंगे, नीचे जाएंगे तो प्रायद्वीपीय इलाके जाएंगे, पूर्वोत्तर राज्य में अलग स्थिति होगी। इसी प्रकार संस्कृतियाँ भी अलग अलग हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में अलग है। तो भारत जो है एक विशाल विविधता वाला देश है, जिसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक धर्म के लोग रहते हैं और क्षेत्र अनेक पाए जाते हैं। तो इसी के कारण भारत में जो है संघवाद को अपनाना जरूरी माना गया, ताकि क्या हो, ताकि इस बहुलता को जो है ना वो सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन इस जो है विविधता के कारण उत्पन्न होने वाले अलगाववाद और क्षेत्रीय विषमता को नियंत्रण करने के लिए एक सशक्त और मजबूत केंद्र सरकार की ज़रूरत है, और इसीलिए केंद्र को जो है राज्य के ऊपर रखा गया। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम समझने का प्रयास करते हैं कि संघवाद क्या है। अब देखिए, थोड़ा परिचय भी देख लेते हैं। हमने पिछले अध्याय में क्या देखा था कि शासन के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर बंटवारा आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का एक आम रूप है। तो इस अध्याय में जो है हम सत्ता के बंटवारे के इसी स्वरूप पर विचार करेंगे, और इसे आमतौर पर संघवाद कहा जाता है। और इससे एक ही लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है अंदर अलग अलग इलाकों के साथ रहना और जो है चलना संभव हो पाता है। तो अध्याय के शेष हिस्से में भारत के संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार के समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। तो देखिए, दिखा है संघवाद क्या है। अब आइए एक बार फिर से पिछले चैप्टर जिसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर को समझा था, मैं आई बटन पे आपको दे देती हूँ। आप चैप्टर 1 जरूर पढ़ें। अगर आप चैप्टर 1 पढ़ के आप चैप्टर 2 में आओगे ना, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, अच्छा थोड़ा बहुत तो आपको याद होगा ही कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए ना, उसमें केंद्रीय सरकार की शक्तियों में
कमी करना भी एक था, और ये जो है अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। तो बेल्जियम में उससे पहले भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी और अपने अधिकार पर थे ये, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे, यानी कि इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। तो 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। तो इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें, यानी कि राज्य सरकारें, जब भी मैं प्रांतीय सरकारें बोले मेरा मतलब है राज्य सरकारें, ठीक है। तो राज्य सरकारें जो है अब केंद्र पर निर्भर नहीं रहीं। तो इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। तो श्रीलंका में जो है व्यावहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है, जिससे केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार मौजूद हैं। तो श्रीलंका कि तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो, लेकिन क्या वहाँ ऐसा हुआ था? नहीं हुआ था। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है, यानी कि शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के मध्य हो जाता है ताकि वे स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकें। तो आमतौर पर संघीय व्यवस्था में ना 2 स्तर पर सरकारें होती हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 2 स्तर की सरकारें होती हैं, और इनमें जो है एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। इसके पश्चात फिर जो है राज्य या प्रांत स्तर की सरकारें होती हैं। एक तो केंद्र सरकार हो गई जिसका जिम्मा क्या होता है, राष्ट्रीय महत्व का विषय, और दूसरी राज्य या प्रांत स्तर की सरकारें होती हैं जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती हैं। और सत्ता के इन दोनों स्तर की सरकारें जो हैं अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। अब देखिए, इस अर्थ में जो है संघीय शासन व्यवस्था जो हुई एकात्मक शासन व्यवस्था की तो ठीक उलट है ना। अब देखिए, एकात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि शासन का एक ही स्तर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका का जो संविधान है वो एकात्मक व्यवस्था पे बेस्ड है। तो देखिए, बाकी इकाइयाँ जो होती हैं उसके अधीन होकर काम करती हैं, लेकिन संघीय में ऐसा नहीं है, वे स्वतंत्र होकर कार्य करती हैं। और जिसमें जो है देखिए, एकात्मक में केंद्रीय सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती हैं, पर संघीय व्यवस्था में जो है केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती संघीय सरकार में, है ना। तो राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं और इसके लिए जो है वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। तो ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं। अब देखिए, आपको ये मैप दिख पा रहा होगा, जो भी ये रेड पोर्शन हुआ है ना, यहाँ पे हर जगह जो है संघीय सरकार है, यानी कि 193 देशों में से मात्र 25, ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुनिया के 193 देशों में से केवल 25 में संघीय व्यवस्था है, शासन व्यवस्था। लेकिन इन देशों में दुनिया की 40% जनसंख्या निवास करती है, ध्यान रखेंगे, और दुनिया के अधिकतर बड़े देश संघीय हैं, है ना। तो देखिए, संघीय राज्य कौन कौन से हो गए, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राज़ील, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, है ना, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, ये सारे जो हैं वो संघीय शासन प्रणाली वाले राज्य हैं। अब आइए देखें संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पे जो है वो गौर करते हैं। तो इसकी सबसे पहली विशेषता तो आप सभी को पता है कि ये सरकार जो है 2 या अधिक स्तरों वाली होती है ना। संघ बना ही है इसीलिए, एकात्मक बना होता तो एक जो है होती स्तर वाली सरकार, और संघ है तो 2 या अधिक स्तर वाली। और अब दूसरी चीज़ देखते हैं। देखिए, अलग अलग स्तर की सरकारें जो होती हैं ना, एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका जो है अपना अपना क्षेत्राधिकार होता है। अगली बात बता रहे हैं कि विभिन्न स्तरों की जो सरकारें होती हैं उनके अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित हैं, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो अधिकार हैं वो संविधान में जो है पूरी तरीके से लिखे गए हैं, है ना। और इसीलिए जो है संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। यानी कि क्या, अगर राज्य सरकार की शक्तियों के बीच केंद्र सरकार आती है तो क्या संविधान उसको सुरक्षा प्रावधान देता है। चौथी चीज़ क्या कही गई है, ये कही गई है कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, और ऐसे बदलाव जो है दोनों स्तर की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है।
अगली बात यह है कि अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो विभिन्न स्तर की जो है सरकारों के बीच अधिकारों का विवाद की स्थिति कौन निपटाता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है इनकी निर्णायक भूमिका अदा करता है। अगली बात है कि देखिए वित्तीय स्वायत्तता जो है निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित किए हैं। अब जैसे देखिए बिक्री कर हो गया, है ना, और सर्विस टैक्स हो गया, कारपोरेट टैक्स हो गया, मनोरंजन कर हो गया, है ना। तो ये जो सारे टैक्सेस है ना वो केंद्र राज्यों के अलग अलग बांटे गए हैं, है ना। तो ये वित्तीय स्वायत्तता राज्य की अलग होगी और केंद्र की अलग होगी। अगली बात देखिए, तो इस प्रकार जो है संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं। देखिए, एक तो हो गई देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। जैसे कि मैंने बताया कि विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वाले जो है राज्य हैं हमारे यहाँ। तो क्या होता है, इनकी विविधताओं का पूरा सम्मान होता है और इसी कारण संघीय व्यवस्था को जो है गठन और कामकाज के लिए दो चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो विभिन्न स्तरों की जो सरकारें होती हैं ना उनके बीच सत्ता का बंटवारा जो है नियमों पर सहमति होनी चाहिए, जो नियम बनते हैं उनमें सहमति होनी चाहिए। तो इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र को मानेंगे। अब जब भाई मानेंगे ही नहीं तो किस प्रकार की संघीय सरकार ना। तो इसीलिए संघीय सरकार में जो है एक भरोसा होना चाहिए कि हम जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ही अपना कार्य करेंगे। और आदर्श संघीय व्यवस्था जो है ये दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। तो देखिए केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। ये निर्भर करती है देखिए संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई थी। अब देखिए संघीय शासन जो व्यवस्था है ना आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। सबसे पहला तरीका ये है कि दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का, और इसमें जो है दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता भी अख्तियार करते हैं। कुल मिला के बात यह है कि संघीय सरकार बनाने की दो तरीके होते हैं गठन करने की। सबसे पहली बात कि दो या दो से अधिक राष्ट्र साथ में आए, एक बड़ी इकाई गठित करें और दोनों की संप्रभुता अलग हो, है ना, पहचान भी अपनी बनाए रखें, अपनी सुरक्षा और खुशहाली भी बनाए रखें, तो साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण है जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। अब ये देखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो कई देशों से मिलकर बना है, इसीलिए तो नाम पड़ा है यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। और इसके और उदाहरण है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह। तो इस तरह जो है संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार प्राप्त होता है। जिस प्रकार केंद्र को प्राप्त है उसी प्रकार प्रांत को भी प्राप्त है, और वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यानी कि जो प्रांत होते हैं ना वे केंद्र के कंपैरिजन में ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तो संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है क्या? पहला तरीका तो हमने देख लिया, एक या अधिक राष्ट्र आते हैं इकट्ठे। दूसरा तरीका ये है कि बड़े देश जो है अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। अपना भारत भी इन्हीं में से है। देखिए भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण हैं। वहीं देश दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स जो है केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारा देश जो है संघवाद को तो माना है, लेकिन जो है हमारे यहाँ थोड़ी सी चेंजेस की गई है कि केंद्र को जो है ऊपर माना गया है राज्यों से। तो अक्सर जो है इस व्यवस्था में राज्य जो है विभिन्न राज्य होते हैं ना इनको समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर को दिया गया था एक विशेष अधिकार, है ना, कि जो भी चीज़ें इम्प्लीमेंट होती थी वो जम्मू कश्मीर को छोड़ के होती थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का एक अपना अलग स्वामित्व था। उसे वही तो है कि आर्टिकल 370 जब है अब हटा दिया गया है, अब उसे जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन पहले उसके पास विशेषाधिकार की शक्ति थी। अब देखिए थोड़ा सा बात कर ले अधिकार क्षेत्र क्या होता है। तो ये एक ऐसा दायरा होता है जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, और यह दायरा जो होता है भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है, और इसके अंतर्गत जो है कुछ विषयों को भी रखा जाता है।
तो देखिए, अब हम बात करेंगे भारत में संघीय व्यवस्था। अभी तक हमने संघवाद को समझा अच्छे तरीके से, अब हम भारत के रेफरेंस में देखेंगे। देखिए, हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। अब ये सोचिए कि भारत तो बहुत विशाल देश है, यहाँ पे कितनी मुश्किलें आती होंगी। तो जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों, क्षेत्रों के लोग रहते हैं ना, हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है, अब आइए देखें। तो संविधान ना जो है, संविधान के जो निर्माता थे ना, वो बहुत सतर्क थे हर चीज़ों के लिए। तो संविधान से ही शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद, यानी कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। आज़ादी के कुछ समय बाद ही अनेक स्वतंत्र रजवाड़े जो हैं भारत में विलीन हो गए, है ना। और फिर क्या हुआ कि भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया। आर्टिकल 1 जो है, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 1 यही बताता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आर्टिकल 1 की बात जान गए आप। अब देखिए, इसमें जो है संघ शब्द नहीं आया, पर भारतीय संघ का गठन जो है संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। अब हमने ऊपर तो ये देख लिया कि संघीय व्यवस्था जो है जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, अभी हमने 7 विशेषताएं जो संघवाद की देखी थी, उन्हें फिर देख लें आप लोग, है ना। अब हम ये देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर भी लागू होती हैं। तो संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है। एक है संघ सरकार, या जिन्हें हम केंद्र सरकार कहते हैं, और एक है राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधि करना था। तो क्या हुआ था, प्रतिनिधित्व करना था। तो बाद में जो है पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में भी जो है संघीय शासन का तीसरा स्तर जोड़ा गया। ध्यान रखेंगे, तीसरा स्तर जोड़ा गया किस रूप में, पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में। तो किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी 3 स्तर की शासन व्यवस्थाएं अलग अलग अधिकार क्षेत्र में आती हैं। अब संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्से में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो सबसे पहले देखते हैं संघ सूची। तो देखिए, संघ सूची में जो है ना, इसमें प्रतिरक्षा हो गए, रक्षा के मामले, विदेशी मामले, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो किस सूची में आता है। ऑप्शन आ जाएगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब आपको जब चीज़ें याद रहेंगी तब तो आप टिक करोगे ना, इसीलिए बहुत ध्यान से सुनना, है ना। तो संघ सूची का विषय क्या क्या है ये आप समझ लीजिए। प्रतिरक्षा हो गया, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। तो पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है, और इसी कारण जो है इन विषयों को संघ सूची में डाला गया। ध्यान रखेंगे क्यों डाला गया, क्योंकि इसी तरह की नीतियों की ज़रूरत है पूरे देश को, है ना, एक जैसी नीतियाँ, और इसीलिए इनको संघ में डाला गया। तो संघ सूची में जो विषय वर्णित है ना, इसको कानून बनाने के अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार है। यानी कि अगर बैंकिंग सेक्टर में या फिर विदेशी मामलों में या फिर संचार या फिर मुद्रा में कुछ चेंजेस लाने हैं ना, तो इसका जो है एकमात्र सिर्फ संघ के पास अधिकार है। अब चलिए, ये तो हुई केंद्र सूची। अब राज्य सूची के बारे में भी बात कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। राज्य सूची का क्या क्या विषय है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, सिंचाई, ये सारे जो विषय हैं ये राज्य के विषय हैं और ये आते हैं राज्य सूची में। ऐसे ही और भी विषय हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो राज्य सूची में वर्णित विषय के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है। अब आती है समवर्ती सूची, यानी कि केंद्र का भी उसमें अधिकार होता है और राज्य का भी उनमें अधिकार होता है, मतलब ये दोनों चेंजेस ला सकते हैं। तो इसका विषय क्या है ये भी जान लीजिए। अच्छा, सबसे ज़्यादा यही इसी विषय से पूछा जाता है। शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार जैसे विषय जो हैं वो केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों की भी जो है साझी दिलचस्पी में आते हैं। तो देखिए, ये जो सारे विषय हैं ना, कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों, केंद्र सरकारों दोनों को ही है। लेकिन जब जो है दोनों के कानूनों में टकराव होगा ना, तो प्रायोर किसको माना जाएगा, यानी कि जो है किसके कानून मान्य होंगे, वो होंगे केंद्र सरकार के कानून ही मान्य होंगे। अब इससे एक सवाल उठता है, रेज होता है सवाल कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है फिर।
तो फिर जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे किसी जो है विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये तो संविधान बनने के बाद आए ना। तो हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे जितने भी हैं ना विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में अपने आप स्वतः चले जाते हैं। अब देखिए, अब हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर ये अधिकार बनी संघीय व्यवस्थाओं वाली, है ना। इसमें सभी इकाइयों को बराबर अधिकार तो नहीं मिलते, हमने ये भी देख लिया। तो भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी ना बराबर अधिकार नहीं है, प्रत्येक राज्य के अलग अलग अधिकार हैं। अब देखिए, जैसे कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे देखिए असम हो गया, नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, ये जो है अपने विशिष्ट सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के जो है कुछ प्रावधान इनके अलग हैं, जो कि अनुच्छेद 371 में विदित हैं। तो इनकी विशेष शक्तियां जो हैं इन जिसका लाभ ये उठाते हैं। तो ये जो विशेष शक्तियां हैं ना, ये स्वदेशी लोगों जो है उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से उपयोगी है। देखिए, संघवाद होते हुए भी विशेष परिस्थितियों के लिए जो है राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है ना। क्यों? क्योंकि इनकी सामाजिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग है और इन्हीं परिस्थितियों के कारण इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 371 के तहत। तो भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो कि जो है ना अपने आकार के चलते स्वतंत्र प्राप्त नहीं बन सकते। अब इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। जैसे देख लीजिए, चंडीगढ़ कितना छोटू सा है, लक्षद्वीप छोटा सा है, लेकिन ये स्वतंत्र राज्य हैं। तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाकों में इसी कोटि में आते हैं। दिल्ली भी तो बहुत छोटा है, भले इसका जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो, लेकिन है तो छोटा सा ही राज्य। इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इसीलिए क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश। और इन क्षेत्रों को जो है ना राज्य वाले अधिकार नहीं है, मतलब जो राज्य को अधिकार प्रदान होते हैं ये इन केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य ये अधिकार प्रदान नहीं है। इन इलाकों में जो है शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र के पास होता है। अब देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का यह बंटवारा कब हुआ था? हमारे संविधान के बुनियादी तौर पे ही हुआ था। जब संविधान की रचना की जा रही थी तभी से ये बंटवारा जो होता है लिखा जा चुका है हमारे संविधान में। तो इन अधिकारों के जो है ना इसी बंटवारे के बदलाव के कारण आसान नहीं है, विवाद की स्थिति नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि संविधान जो होता है वो बता देता है कि कौन सा अधिकार किसके राज्याधिकार में जो है क्षेत्राधिकार में आता है। तो अकेले संसद जो है इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदन में 2/3 बहुमत से, अब ये भी नहीं है कि 2 सदन में बहुमत पास हो जाए, संसद में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाना होता है। और फिर जो है कम से कम आधे राज्यों को, अब देखिए संसद में मौजूद होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों सदनों में 2/3 बहुमत, ठीक है, 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाए और आधे राज्य कि विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है। यानी कि अपना जो देश है वो कठोर संविधान है, कठोर संविधान बहुत चीज़ें फॉलो होती है और कुछ मामलों में जो है लचीला भी है। अब देखिए, संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने कक्षा 9 में अच्छी तरीके से देखा है कि न्यायपालिका जो होती है वो कार्यपालिका से बिल्कुल स्वतंत्र है अपनी भूमिका निभाने में। तो शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद अगर उत्पन्न होता है ना, तो ये कौन सुलझाता है? ये सुलझाता है संविधान के रक्षक यानी कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। तो सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों पे जो है कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। अब देखिए, ये समाप्त कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि इसमें जो है बहुत टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है। तो इस वीडियो को आप 1-2 बार सुन लीजिएगा, फिर इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो है संघीय व्यवस्था जो है ना कैसे कार्य करती है ना। संघीय जो व्यवस्था है वो चलती कैसे है, ठीक है, इसको चलाने काम केंद्र राज्य संबंध के बारे में हम देखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। तो ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो चलिए यहीं समाप्त करती हूँ मैं अपना वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, और जो है बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।